जाने वाले हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग के 4th चैप्टर वह जन्मभूमि मेरी, जिसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को वह जन्मभूमि मेरी कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन बता दी थी और सोहनलाल द्विवेदी जी का पूरा जीवन परिचय भी मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो वो देख लें, क्योंकि जब तक आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं समझ में आई है, यानी उसकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से नहीं दे सकते। तो निश्चित रूप से वो वीडियो पहले देखिए, फिर हम लोग आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बता दिया है। आज फिर से बता देती हूँ कि आईसीएसई बोर्ड में आपकी कविता का एक अंश दिया होता है, यानी कि कुछ पंक्तियाँ दी होती हैं, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, और उस पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 मार्क्स का होता है, जो कि 2 और 2 और 3 ऐसे करके डिवाइड होता है। 4 क्वेश्चन हैं और 2 नंबर का अगर आपका प्रश्न है तो उसमें आप कम से कम 4 पॉइंट दीजिए, यानी कुछ अच्छे साहित्यिक शब्दों के साथ 4 पॉइंट्स दीजिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 6-7 पॉइंट दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ हिंदी के साहित्यिक जो अच्छे शब्द हैं उन्हें ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये जो है आपके आंसर की प्रभावकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपने आंसर को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द ज़रूर लिखिए और इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सोहनलाल द्विवेदी जी के वह जन्मभूमि मेरी इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पद्यांश 1। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छठा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, इसके रचयिता कौन हैं, कवि का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियाँ वह जन्मभूमि मेरी कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी छायावादोत्तर हिंदी कविता के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में बिंदकी ग्राम फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम श्री बिंदा प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी की मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, कुणाल, सोहन गीत, बांसुरी और झरना, दूध बताशा, बाल भारती आदि। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला। दूसरा प्रश्न है, कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, त्रिवेणी कहाँ है तथा वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। उत्तर है, कवि ने त्रिवेणी शब्द 3 नदियों के संगम को कहा है। त्रिवेणी प्रयागराज इलाहाबाद में है तथा वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित हिमालय पर्वत, समुद्र तथा नदियों के माध्यम से कवि मनुष्यों को क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित हिमालय पर्वत के माध्यम से कवि मनुष्यों को जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग, अटल एवं उच्च विचारों वाला बने रहने का तथा समुद्र की भांति विनम्र, दयावान तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला और नदियों के अविरल प्रवाहित होते रहने के द्वारा निरंतर कर्म करने का संदेश दे रहे हैं। इस उत्तर में बच्चों आप कीवर्ड्स के रूप में अडिग, अटल एवं उच्च विचारों वाला ये आप ज़रूर लिखिए। इसके अतिरिक्त विनम्र, दयावान तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला
और अविरल प्रवाहित होते रहने के द्वारा यहाँ पर निरंतर कर्म का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन जो है वो आप कीवर्ड्स के रूप में ज़रूर लिखिए, इससे आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कवि ने भारत को पुण्य भूमि तथा स्वर्ण भूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर है, कवि ने भारत को पुण्य भूमि कहा है क्योंकि वह भूमि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली है जिन्होंने आजीवन पवित्र जीवन का संदेश दिया है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, मानवता, जीवों पर दया, प्रेम, भाईचारे का संदेश भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैलाया। इसी से यह पुण्य भूमि है। भारत नदियों का देश है, यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है जिससे प्रचुर मात्रा में फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। इसलिए ही कवि ने इसे स्वर्ण भूमि भी कहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप कीवर्ड्स के रूप में ऋषि मुनियों की तपस्थली है, ठीक है, और आजीवन पवित्र जीवन का संदेश दिया है इन्होंने। ठीक है, ये पंक्ति जो है आप कीवर्ड्स के रूप में ज़रूर लिखिए। इसके अतिरिक्त सत्य, अहिंसा, मानवता, जीवों पर दया, भाईचारे, ये पंक्ति भी आप निश्चित रूप से लिखिए। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में फसल होती है, ठीक है, ये पंक्ति भी आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। ठीक है, आगे है पद्यांश 2। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ अनेक झरने अर्थात जलप्रपात बहते रहते हैं, जिससे सभी वन्य प्रदेश हरा भरा है। यही कारण है कि चिड़िया और सभी पशु पक्षी आनंदित रहते हैं। वसंत ऋतु में आम के घने बगीचों में बौर लग जाते हैं। आम के पेड़ की डालियों पर बैठकर कोयल मीठे स्वर में गीत गाती है। दक्षिण दिशा में स्थित मलयगिरी पर्वत से आती हुई शीतल व सुगंधित हवा सभी प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति और ताजगी भर देती है। अर्थात भारत भूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही मनमोहक है। इस उत्तर में बच्चों जहाँ झरने अनेक बहते हैं, जो ये कहा गया है, इसके लिए आप जलप्रपात ये शब्द आप ज़रूर लिखिए। वन्य प्रदेश का अर्थ होता है वन, जंगल, ठीक है, और यहाँ पर स्फूर्ति और ताजगी से भर देते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति भी आप अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त मनमोहक शब्द ये भी आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। झरने, अमराइयाँ, मलय, पवन। ठीक है, उत्तर है, झरने का अर्थ होता है जलप्रपात, आम के बगीचे, अमराइयाँ का अर्थ होता है आम के बगीचे। तीसरा है मलय, यानी मलयगिरी पर्वत के लिए कहा गया है ये, और पवन यानी हवा और वायु। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बहती मलय पवन है से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि भारत देश के दक्षिण दिशा में अनेक पर्वत हैं, जिनमें सप्तकुल पर्वतों में एक मलयगिरी पर्वत पर
चंदन के अनेक वृक्षों से शीतल और सुगंधित वायु जब बहती है तो उससे सभी प्राणियों के मन में, मस्तिष्क एवं शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करती है। ठीक है। इस उत्तर में बच्चों आप सप्तकुल पर्वत आप अवश्य लिखिए, क्योंकि ये एक कीवर्ड के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि ये आपकी उत्तर को प्रभावशाली बनाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति के इतिहास तथा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत माता को गौरवान्वित कर रहा है। ऋषि मुनियों की इस पावन स्थली पर देवता भी जन्म लेकर धन्य हो गए। महात्मा बुद्ध ने मानवता का संदेश विश्व भर में फैलाया। पवित्र नदियाँ निरंतर कर्म का संदेश देती हैं तथा यह धरती धन्य धान्य से परिपूर्ण है, जिससे सभी मनुष्य, पशु, पक्षी सुखी और प्रसन्न हैं। यह कविता वास्तव में देशवासियों के लिए आह्वान गीत है। ठीक है। इस उत्तर में आप बच्चों यहाँ पर गौरवान्वित शब्द आया है, जो कि आपको अपने उत्तर में अवश्य लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त पावन स्थली पर देवता भी जन्म लेकर धन्य हो गए। ठीक है, ये आपको अवश्य लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आह्वान गीत है। ठीक है, ये आह्वान गीत जो होता है एक तरह का लोगों को बुलाना, संदेश देना। ठीक है, तो इस तरह का गीत है यह कविता। आगे चलते हैं। पद्यांश 3 है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में किन किन महापुरुषों का वर्णन किया गया है? इन महान विभूतियों ने भारत भूमि का गौरव किस रूप में बढ़ाया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में रघुकुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जनक नंदिनी सीता और द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। श्री राम ने मानव जाति के समक्ष आदर्श स्थापित किया तथा माता सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन कर नारियों का मान बढ़ाया। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को पवित्र गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रवृत्त किया और समस्त मानव जाति को निष्काम कर्म का संदेश दिया। महात्मा गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर जीवों पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलाया। इस उत्तर में बच्चों आप रघुकुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, ये आप ज़रूर लिखिए। इससे आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा कीवर्ड्स के रूप में। जैसे यहाँ पर जनक नंदिनी यानी सीता जी के आगे जनक नंदिनी लिखना, ये भी आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त द्वापर युग, ठीक है, ये आप अवश्य लिखिए। और निष्काम कर्म का संदेश दिया है, ठीक है, मानव जाति को निष्काम कर्म का संदेश दिया है। और इसके अतिरिक्त जीवों पर दया और अहिंसा का पावन संदेश तथा ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलाया है। ये पंक्ति आप अवश्य लिखिए, जिससे आपका उत्तर प्रभावशाली बने। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में पवित्र गीता का उपदेश किसने, किसे, कब और कहाँ दिया था? उत्तर है,
उपर्युक्त पंक्तियों में पवित्र गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया था। पवित्र गीता मानव जाति को निष्काम कर्म का संदेश देती है। आगे प्रश्न है, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया पंक्ति से कवि का आशय है कि भारत भूमि पर ही जन्मे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन का त्याग कर परम ज्ञान की प्राप्ति की। महात्मा गौतम बुद्ध के रूप में बौद्ध धर्म की स्थापना कर समस्त सृष्टि को प्रेम, दया, परोपकार, अहिंसा तथा बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। अज्ञानता रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दिए की रोशनी से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। इसमें दया, परोपकार, अहिंसा तथा बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, अज्ञानता रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दिए की रोशनी से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। ये पूरी पंक्ति आपके लिए कीवर्ड का काम करेगी। आपको इस उत्तर में इसे अवश्य लिखना चाहिए। लास्ट प्रश्न है आपका, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत भूमि को जन्मभूमि और मातृभूमि क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि का जन्म भारत भूमि पर हुआ है, उन्हें भारत देश की राष्ट्रीयता नागरिकता प्राप्त है, अतः वह भारत माँ की संतान है, इसलिए वह उनकी जन्मभूमि है। कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि भी कहा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे दूध पिलाती है, उसका ध्यान रखती है और सुरक्षा करती है, उसी प्रकार भारत माता कवि का लालन पालन करती है। उसकी भूमि में उत्पन्न हुए अनाज से उनका पालन होता है तथा उसका शीतल जल पीकर वे बड़े हुए हैं, इसलिए मातृभूमि कहना उचित है। ये थे बच्चों आपके वह जन्मभूमि मेरी कविता के कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स। और मेरा पूरा प्रयास है बच्चों कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाऊं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग भिक्षुक कविता की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।